मंगल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी बेवकूफियां मत किया करो। साहब जी, जन्म से भले ही मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन कर्म से मैं क्षत्रिय हूँ, और हर एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के प्राणों की रक्षा करे। दोस्तों, ये बोल थे मंगल पांडे के, जब अफगानिस्तान के साथ चल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध में मंगल पांडे अपनी जान की बाजी लगाकर अपने अंग्रेज सिपाही की जान बचाता है। दोस्तों, साल थी 1757, जब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है और वो बंगाल में अपनी सत्ता कायम करते हैं। बंगाल से अंग्रेजों को काफी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। उसके 7 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है। दानिश को हराने के बाद अंग्रेजों पूरी तरह से उत्तर भारत में भी अपनी सत्ता कायम करते हैं। उसके बाद मैसूर का युद्ध हुआ, फिर लास्ट में सिखों को हराकर अंग्रेजों ने लगभग पूरे इंडिया पे अपना वर्चस्व कायम किया था। और 1757 से 1857 तक आते आते अंग्रेज सरकार इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने जाके दोस्त जमाइए। अंग्रेजों के लिए उस वक्त यह कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। मतलब आधी दुनिया पे अंग्रेजों का राज था, तो कहीं ना कहीं तो सूरज होता ही है, कहीं ना कहीं तो दिन होता ही है। दुनिया गोल है तो कहीं तो दिन होगा ही। इतना विस्तार किया हुआ था अपनी सत्ता का अंग्रेजों ने, तो इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता। लेकिन उसी अंग्रेज सरकार ने एक गलती की और उस गलती से एक चिंगारी जन्मी, और वो चिंगारी आगे जाके फिर बहुत बड़ी आग का रूप ले लेती है, और उस आग में फिर अंग्रेजों की पूरी नीतियां और सरकार जलकर राख हो जाती है। और उस चिंगारी का नाम था मंगल पांडे। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है नगवा गांव, उधर होता है। उसकी माता का नाम आभई रानी और पिता का नाम दिवाकर पांडे था। दोस्तों, बचपन से ही मंगल पांडे कद-काठी से काफी अच्छे थे और उन्हें पहलवानी का भी काफी शौक था। तो बचपन से लेके 22 साल तक जब तक हुए तब तक वो पहलवानी ही करते थे, और 1849 में वो फौज ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, उस समय उद्योग थे नहीं, नौकरियां थी नहीं, ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से ही जुड़े हुए थे और खेतीबाड़ी में भी कर ले जाते थे अंग्रेज, राजा, बादशाह वगैरह। तो घर में उतनी अच्छी कोई इनकम होती नहीं थी, तो ज्यादातर परिवार क्या करते थे, एक लड़के को फौज में भेज देते थे ताकि सैलरी मिलती रहे और घर खर्च आराम से निकलता रहे। इसी तरह मंगल पांडे के घर में से मंगल पांडे 22 साल की उम्र में फौज को ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी नौकरी लगती है 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। अपनी बटालियन में मंगल पांडे अपने शेरदिल मिजाज और अपने विचारों से सबका मन मोहित कर लेते हैं। चाहे तो वो अंग्रेज अफसर हो या तो फिर हिंदुस्तानी फौजी, सबके दिल में मंगल पांडे के लिए अच्छी खासी इज्जत थी। तो 1849 से 9 फरवरी 1857 तक मंगल पांडे की जॉब एकदम बढ़िया चल रही थी और अंग्रेजों की अपनी सरकार भी एकदम अच्छे से चल रही थी। लेकिन 9 फरवरी को जो गलती अंग्रेजों ने की, आखिर में जाके वही गलती ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंक दिया, और वो गलती थी इनफील्ड P.53 राइफल का पूरी फौज में वितरण। दोस्तों, ये राइफल में जो कार्ट्रिजेस थे उसे हाथों से खोलना काफी ही मुश्किल था, तो इसे दांतों के बीच में दबाकर खोलना पड़ता था। और उस समय पूरे इंडिया में ये बात फैली हुई थी, ये जो इनफील्ड P.53 राइफल आई है उसके कार्ट्रिजेस में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब ज्यादातर फौज में हिंदू और मुस्लिम थे। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है तो वो कभी भी गाय की चर्बी को अपने मुंह से नहीं लगाएंगे, और मुसलमान के लिए सुअर की चर्बी अपवित्र है तो वो भी कभी सुअर की चर्बी अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। तो कार्ट्रिजेस को खोलना लगभग ही इम्पॉसिबल था बिना मुंह के। तो यह बात मंगल पांडे को भी पता चलती है कि ये जो नई राइफल आई है उसमें गाय की और सुअर की चर्बी है। तो मंगल पांडे सीधे ही चले जाते हैं अपने मेजर से मिलने, जिसका नाम था मेजर ह्यूसन। ह्यूसन के पास जाके मंगल पांडे सीधे ही पूछते हैं कि पूरे गांव में बात फैली हुई है कि इसमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई है, आप मुझे सच सच बता दो इसमें क्या हकीकत है। तो ह्यूसन बताते हैं कि मुझे भी अभी कुछ देखो मालूम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऊपर पूछ के फिर बताऊंगा, और तुम बेफिक्र रहो, मैं गारंटी लेता हूँ इसमें कोई भी चर्बी नहीं लगी हुई, इसमें प्योर ग्रीस ही लगा हुआ है। तो ये दिलासा मिलने के बाद मंगल पांडे वहां से चले जाते हैं और फिर से अपने लोगों को भी समझाते हैं कि शायद इसमें गाय की और सुअर की चर्बी नहीं लगी हुई है। लेकिन ये बात
आग की तरह फैली हुई थी और जो भी बोलता था इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि मानो उसे पक्का पता है कि इसमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई ही है। ऐसे ही मंगल पांडे थोड़े दिन निकालते हैं ये बातें सुन सुनकर, और थोड़े दिन बाद उसे फिर से कोई पक्का बोलता है कि नहीं भाई ये बात तो एकदम पक्की है, इसमें गाय की और सुअर की ही चर्बी लगी हुई है। मंगल पांडे फिर से जाते हैं लेफ्टिनेंट लोफ के पास। लोफ के पास जाकर भी मंगल वही सवाल दोहराते हैं कि क्या इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। तो लोफ उसे कहता है कि देखो इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें मेजर ह्यूसन से बात करनी चाहिए। तो मंगल सीधे जाते हैं मेजर ह्यूसन के पास और इस बार थोड़ा गुस्से में जाते हैं और सीधे बोलते हैं कि अगर इसमें गाय और सुअर की चर्बी है और आपको मालूम है तो मुझे सच सच बता दो, वरना फिर परिणाम बहुत ही बुरा होगा। तो ह्यूसन बताते हैं कि देखो इसमें गाय और सुअर की चर्बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर होगी भी तो भी तुम्हें यही राइफल यूज करनी है। और यह बात सुनकर मंगल पांडे काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो ह्यूसन कहता है कि ये कंपनी का ऑर्डर है और इसे तुम्हें मानना ही है। तो मंगल सीधे अपने सिपाही दोस्तों के पास चले जाते हैं उधर से। वहां जाके वो सबको बताते हैं कि इसमें गाय और सुअर की ही चर्बी होगी, क्योंकि ह्यूसन की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी नहीं है। यह बात सुनकर सभी जितने भी मुसलमान और हिंदू सैनिक थे काफी गुस्से में आ जाता है कंपनी के खिलाफ, और मंगल के साथ मिलकर सब लोग बगावत करने की ठान लेते हैं और फिर जन्म देते हैं विद्रोह को, जो कि पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहला विद्रोह था। वो था 1857 में। तो होता कुछ यूं है कि कंपनी से नाराज चल रहे मंगल पांडे और उनके दोस्तों ये जो भी इनफील्ड राइफल थी इसको चुरा लेने की, लूट लेने की ठान लेते हैं, जो कि बैरकपुर में गोडाउन में जमा की हुई थी। मंगल पांडे और उनके सारे दोस्त जाके हल्ला बोल करते हैं उस गोडाउन में और जितनी भी इनफील्ड राइफल थी P53 राइफल सारी उठा लेते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जैसे ही ये बात जनरल हेंसन को पता चली, वहां के जनरल थे हेंसन, और उन्होंने गोरे सैनिकों की एक टुकड़ी को भेजा ये सब हिंदुस्तानी फौजियों को बंदी बना के ले आने के लिए। लेकिन वो टुकड़ी में सैनिकों की संख्या कम थी और हिंदुस्तानी सैनिक काफी ज्यादा थे, तो इन्होंने वो गोरे सैनिकों को मार के भगा दिया उधर से। तो वापस वो हेंसन के पास गए और बताया कि वो गिनती में काफी ज्यादा है और हम अकेले उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। फिर हेंसन रंगून रेजिमेंट को बुलाता है मदद के लिए। रंगून रेजिमेंट उस समय काफी बड़ी रेजिमेंट थी, वो जहां भी जाती थी जीत उसकी लगभग पक्की ही होती थी। और यह बात की मालूमात पड़ती है मंगल पांडे को कि हमें पकड़ने के लिए रंगून रेजिमेंट को बुलाया गया है। अब रंगून रेजिमेंट को आने में कुछ दिनों का वक्त था। तो मंगल पांडे और उसके साथी क्या करते हैं कि आसपास के जितने राजा बादशाह सब थे सबसे मिलते हैं और सबको समझाते हैं कि देखो ये अंग्रेज इतने सालों से हम पे अत्याचार करते हैं, हमारी ही जमीन पे हमसे ही काम करवाते हैं और हुक्म भी हमारे ऊपर वही चलाते हैं। सब राजा सब नवाब अंग्रेजों से वैसे तो परेशान थे ही, आम नगरजन भी भेदभाव के कारण काफी गुस्से में थे अंग्रेजों के ऊपर। तो मंगल पांडे सबसे मिल के ये चिंगारी जलाते हैं कि हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें युद्ध करना चाहिए और अंग्रेजों को यहाँ से मार मार के भगाना चाहिए। सब राजा और बादशाह रेडी होते हैं रंगून रेजिमेंट के साथ लड़ने के लिए। लेकिन रंगून रेजिमेंट जो कि थोड़े दिनों के बाद आने वाली थी वो थोड़े दिन पहले आ जाती है, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ उसकी खबर रानी विक्टोरिया को भी लगती है। तो वो जनरल हेंसन को आड़े हाथ लेती है कि हमने इतने अत्याचार किए, इतने लूटे हमने सबको, फिर भी ये कभी आजादी के लिए बोले तक नहीं। और ये छोटी सी कारतूस जैसी चीज से इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे शुरू हो गई मतलब हेंसन को उसने लिटरली आधे हाथों लिया हुआ था उस समय। तो इसलिए रंगून रेजिमेंट थोड़े दिन पहले ही आ जाती है और जब तक ये राजा बादशाह सब मिलकर युद्ध के लिए रेडी हो तो उससे पहले ही रंगून रेजिमेंट मंगल पांडे और उसके सब साथी को घेर लेती है। अब मंगल पांडे और उसके साथी चारों तरफ से घिरे हुए थे अंग्रेज सैनिकों से। इसमें से मेजर ह्यूसन बाहर आते हैं और पांडे से कहते हैं कि अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हारे साथी को, ये बात वो पूरी करे या ना करे उससे पहले ही पांडे गन लोड करते हैं, सीधा निशाना लगाते हैं ह्यूसन की छाती में और एक गोली दाग देते हैं। ह्यूसन मौके पर ही मर जाते हैं। इतने में लेफ्टिनेंट लोफ जो कि घोड़े पर बैठे हुए थे उन्होंने मंगल की ओर घोड़ा भगाया। मंगल फिर से गन लोड करते हैं, एक गोली दागते हैं घोड़े के ऊपर। जैसे ही घोड़े को गोली लगती है घोड़ा गिर पड़ता है और ऊपर से लोफ भी नीचे गिर जाते हैं।
मंगल पांडे सीधे अपनी छुरी निकाल के लोग की भी हत्या कर देते हैं। दोस्तों 6 अप्रैल को मंगल पांडे पकड़े जाते हैं और 6 अप्रैल को ही उसे फांसी की सजा दी जाती है। फांसी दी जाने वाली थी 18 अप्रैल को, लेकिन अंग्रेजों का डर देखिए, उसे फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को ही। मतलब इतना डर रहे थे कि अगर इसे फांसी में देरी हुई तो ये कुछ और भी कर सकते हैं। इसके जो साथी है मंगल पांडे ने इतनी आस जगा दी थी सबके दिलों में आजादी की। मतलब अंग्रेज भी जानते थे कि अगर इसमें देरी की तो कुछ भी हो सकता है। 18 अप्रैल और उससे 10 दिन पहले ही फांसी 8 अप्रैल को दे दी गई मंगल पांडे को। दोस्तों हमारे इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मतलब हम एक साथ याद भी नहीं कर सकते, इतने हीरोज हुए हैं, इतने आजादी के लड़वैये हुए हैं। लेकिन उन सब में सबसे पहला नाम जिसने आजादी की नींव रखी, जिसने पहली बार ये सबको दिखाया कि अंग्रेजों से भी लड़ा जा सकता है, गुलामी से भी मुक्ति मिल सकती है, ये आस जगाने वाले पहले इंसान थे मंगल पांडे। और उसका नाम इतिहास में हमेशा ही सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।